हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हमने शुरू किया था। चलिए इसकी क्लास नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आई होप पिछली क्लास को आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी। क्लास के बाद में ये हमारी सभी क्लासेस का टाइम है। सुबह 9 बजे रीजनिंग साइंस की 10 बजे, जीके और करंट अफेयर्स रात्रि 9 बजे और मैथ्स की रात्रि 10 बजे। तो सभी क्लास आपके लिए अटेंड करिए क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच लॉन्च हो चुका है। चलिए दोस्तों क्लास की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माउथ के बारे में पढ़ा था, मुंह के बारे में पढ़ा था। बोलो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अरे क्या माउथ के बारे में पूरा पढ़ लिया था? बिल्कुल सर पढ़ लिया था। अब भोजन माउथ के बाद में कहां पर जाएगा? दोस्तों इस नली के माध्यम से ये भोजन नीचे आएगा। तो इस नली के बारे में पढ़ना है और इस नली को हम लोग बोलते हैं ग्रास नली और इंग्लिश में बोलते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस भी। सर इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन कि सर इसकी लंबाई क्या है और सर इसका काम क्या है? देखो एक्चुअली में इस नली का केवल एक ही काम है। क्या सर? भोजन को मुंह से कहां तक लेके जाना? नीचे पेट तक लेके जाना। यहां पर जब भोजन ऊपर से नीचे उतरता है तो क्या उसका डाइजेशन होता है, क्या पाचन होता है, क्या नहीं? यहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता। बस इस नलिका का काम है इस भोजन को मुंह से नीचे पेट तक लेके आना। चलिए ठीक है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, जब आप लोग खड़े रह के खाना खाओगे तो नीचे जाएगा। अगर थोड़ा सा लेट के आप लोग खाना खाए तो कहां पर जाएगा? आप लोग लेट के खाना खा रहे हो, कोई एप्पल खा रहे हो, तब भी दोस्तों खाना आपके पेट में जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें एक विशेष प्रकार की गति होती है। इस गति को बोलते हैं क्रमांकुंचन गति, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट। सर इस मूवमेंट में क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे मान लो ये आप लोगों की क्या है, ग्रास नली है, तो इसको ऐसे समझ लो ऊपर से कोई दबा रहा है जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है भोजन। तो इस विशेष गति को हम लोग बोलते हैं क्रमांकुंचन गति, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट। सर थोड़ा सा डायग्राम और बताइए। देखिए ये हमारा फूड पाइप है, इसके अंदर भोजन है। अब होता क्या है आप लोग देख पा रहे हो, यहां से कॉन्ट्रैक्शन है ना, यहां से थोड़ा संकुचन हो रहा है जिसकी वजह से भोजन क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो यहां पर संकुचन होगा, यहां पर फैलाव होगा, यहां पर संकुचन, यहां पर फैलाव, जिससे भोजन नीचे की ओर आता है। तो चलिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस नली में किस प्रकार की गति होती है। अरे क्या हुआ, बफरिंग कहां से हो गई दोस्तों? बफरिंग कहां से हो गई? अब ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर बफरिंग हो गई थी, अब ठीक है। एक बार बोल दीजिए, यस बोल दीजिए। क्या अब ठीक है? क्या अब ठीक है? चलिए अब बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यार बफरिंग हो गई, बफरिंग कहां से हो गई, चेक करते हैं। एक बार बोल दीजिए, यस बोल दीजिए। देखो बताइए, देखिए ये ठीक है, सब ओके है, अब ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया होगा थोड़ा सा नेट का इशू। देखो मैं आपको क्या बोल रहा था कि ये जो फूड पाइप है इससे भोजन नीचे आता है ना। किस प्रकार की गति हो रही है? देखो ये देखो एक विशेष प्रकार की गति, देखो इस प्रकार की है ना। तो इसको बोलते हैं पेरिस्टलिसिस यानी क्रमांकुंचन गति। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मुंह से पेट तक जो भोजन पहुंच रहा है वो किस प्रकार की गति द्वारा पहुंच रहा है, क्रमांकुंचन गति, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिस्टलिसिस मूवमेंट। दूसरी बात, अगर आप लोगों से इसकी लंबाई पूछी जाए तो दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। चलिए तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कोई पाचन होता है क्या, डाइजेशन होता है क्या? नहीं, यहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब इसका काम केवल एक है, भोजन को कहां से, माउथ से नीचे तक लेके आना। तो यहां पर कोई भी पाचन नहीं होता, नो डाइजेशन। आई बात समझ में? चलिए तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो क्या आप लोग। भोजन नली जिसे आप लोग ग्रास नली भी बोलते हैं, है ना। तो ये रही आपकी ग्रास नली। अब इसकी जो वॉल्स है, दीवार है, उसमें कहीं पर संकुचन हो रहा है, कहीं पर थोड़ा प्रसार हो रहा है। तो इस विशेष गति को आपने क्या बोला, पेरिस्टलिसिस यानी क्रमांकुंचन गति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। हो सकता है आपको डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा हो, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इन्होंने ग्रास नली बना रखी है और इसके अंदर ये बना रखा है कुछ भोजन, और भोजन ऊपर से नीचे आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है ये किस प्रकार की गति हो रही है, बताइए बताइए। तो इस गति को क्या बोलते हैं,
पेरिस्टालिसिस बोलते हैं, क्रमांकुचन बोलते हैं। तो क्रमांकुचन में होता क्या है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन संकुचन और नीचे से थोड़ा सा फैलाव, जिसकी वजह से भोजन ऊपर से नीचे की ओर आता है। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले ऑर्गन के बारे में। चलिए देखो, सबसे पहले भोजन को आप लोग कहां पर रखोगे सर, माउथ में रखोगे। तो माउथ के बारे में आप लोग पूरा पढ़ चुके थे कल। अब इसके बाद में जो भोजन जाएगा वो इस नली में जाएगा जिसका नाम है ग्रास नली या ईसोफेगस। अब यहां से भोजन कहां पर जाएगा सर, हमारे पेट में जाएगा। तो क्या पेट में बारे में पढ़ ले, अब स्टार्ट करें। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए, स्टमक या पेट या आमाशय। देव जी बोल रहे हैं सर बुक कब तक आएगी। दोस्तों बुक आएगी जब आपको बता देंगे, अभी तो आप पढ़ लो, है पढ़ाई पे ध्यान दो। बुक करते रहते हो, बुक से सिलेक्शन हो जाता है क्या तुम्हारा? सिलेक्शन केवल एक चीज से होगा कि जो आप लोगों का सिलेबस में है वो अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वरना दुनिया भर की किताबें खरीद लो, कोर्स खरीद लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों पेट के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये रहा हमारा पेट। अगर मैं बोलूं कि पेट हमारा लेफ्ट यानी बाई ओर होता है या दाई ओर, आंसर दीजिए। अब आप लोग देख के बताओगे गुरुजी मुझे तो थोड़ा सा राइट लग रहा है, दाई ओर लग रहा है। देखिए हमेशा कभी भी आप लोगों से लोकेशन पूछे तो आप लोग खुद के अनुसार देखा करो। जैसे मैं यहां पर खड़ा हो गया तो यह मेरा लेफ्ट है, ये मेरा बाया है, ये मेरा राइट है। तो जो पेट होता है वो थोड़ा सा आप लोगों का एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होकर हल्का सा कहां पर होता है, लेफ्ट में होता है, बाई ओर होता है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोग देखोगे इसकी शेप यानी आकृति तो अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर के जैसी लग रही है ये? क्या ये अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर जैसे लग रही है क्या? बिल्कुल। तो स्टमक की अगर आप लोगों से आकृति पूछी जाए तो आप लोग बोलोगे जे शेप का होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भोजन यहां पर ऊपर से नीचे आता ना तो काफी समय तक यहां पर रहता है। सर कितने समय तक रहता है? 4 से 5 घंटे तक आप लोगों का यहां पर रहता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, इसकी शेप की बात करी जाए तो जे शेप का होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहां पर जो भोजन रहता है वो कितने रहता है? 4 से 5 घंटे तक रहता है। तो सर यहां पर भोजन होके करता क्या है ये तो बताओ, अभी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों क्या मैंने आप लोगों को कल बताया था क्या कि जो हमारा स्टमक होता है, जो हमारा पेट होता है, उसके अंदर कुछ ग्रंथि पाई जाती है, कुछ ग्लैंड पाई जाती है, और उन ग्रंथियों को हमने बोला था जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब ग्लैंड यानी ग्रंथि किसको बोलते हैं? जिनसे कोई ना कोई पदार्थ बनता है। तो दोस्तों ये अंदर की जो ग्रंथि होती है ना, इनसे भी कोई पदार्थ बनेगा और ये क्या करता है? भोजन के पाचन में मदद करता है। तो आइए देखते हैं कौन सा पदार्थ बनता है, कैसे भोजन का पाचन करता है। आइए अब दोस्तों हमारा स्टमक के अंदर वर्किंग कैसे होती है आपको पता है? इसकी खोज कैसे हुई थी कि हमारा स्टमक काम कैसे करता है? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लास 7 के एनसीईआरटी में। दोस्तों एक व्यक्ति थे, उनके क्या लग गई थी? पेट में गोली लग गई थी। उनके क्या लग गई थी? पेट में गोली लग गई थी। तो जब डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे तो उन्होंने बहुत कोशिश करी इस छेद को बंद करने की, लेकिन यह छेद काफी बड़ा था। तो जब इन्होंने इस छेद में झांक कर देखा ना तो उन्होंने बोला यार पेट के अंदर इतनी क्रियाएं होती है। भोजन है ना, जैसे मिक्सी के अंदर आपका मिक्सी में जैसे आप लोग मिक्सर होता है ना, उसके अंदर मान लो कोई जूस वगैरह बना रहे हो तो जूस घूमता है ना, घूमता है, वैसे ही स्टमक के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की क्रिया हो रही। तो उन्होंने बोला यार पेट के अंदर ऐसी क्रिया होती है। तो पेट के अंदर कैसी वर्किंग होती है, कैसे कार्य होता है, इसकी जो डिस्कवरी हुई वो बहुत एक विशेष प्रकार से हुई। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एलेक्सिस मार्टिन। तो इनको लग गई थी गोली, कहां पर? पेट में। तो जब डॉक्टर ने देखा तो इनके पेट में छेद था, तो छेद के अंदर से उन्होंने देखा यार पेट में किस प्रकार की क्रिया हो रही है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। तो 1822 में इन्हें गोली लग गई। तो इनके जो पेट में घाव हुआ ना तो उसका इलाज कर रहे थे एक डॉक्टर ब्यूमॉन्ट। तो जिन्होंने देखा यार इस पेट में मतलब इस छेद के माध्यम से देखा यार पेट में तो कई क्रिया हो रही है, तो स्टमक यानी पेट में कैसे फंक्शंस होते हैं, कैसे कार्य होते हैं, तो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी एक बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग वे में हुई। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों स्टमक यानी पेट के बारे में कुछ और बात। दोस्तों ये जो हमारा पेट है ना, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है आप लोगों का, ध्यान से समझिएगा, एक होता है आप लोगों का फंडस। सर फंडस किसको बोलते हैं? जो हमारा पेट है ना, इसका ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। दोस्तों दूसरा होता है आप लोगों का कार्डिया। कार्डिया किसको बोलते हैं? ये जो आपकी ग्रास नली है, फूड पाइप,
फूड पाइप से आप लोगों का पेट कनेक्टेड है, तो फूड पाइप से पेट का जो भाग कनेक्टेड है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डिया। तीसरा भाग होता है आप लोगों का पाइलोरस। पाइलोरस क्या होता है? ये आपका जो पेट का सबसे आखिरी भाग है, या जहां से आपकी छोटी आंत कनेक्ट हो रही है, तो उसे आप लोग बोलते हैं पाइलोरस। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि पेट के अंदर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? ये देख पा रहे हो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। आइए इनके बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। चले सर, निर्माण बैच में कूपन कोड नहीं आ रहा। अरे आ जाएगा, लगा लीजिए इंडिया, INDIA है। सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना? लेना है ना, तो यार इधर पढ़ाई करो आप। चले आगे। सर PDF भी मिलेगा क्या और कहां मिलेगा? लो भाई साहब, इनके आजकल क्या है, PDF है ना, एक समस्या हो गई। PDF। अभी मैं कल की क्लास से 2 क्वेश्चन पूछ लो ना, वो नहीं बता पाओ, बस PDF चाहिए। PDF ऐसे करते रहते हो। अरे भाई समझो, PDF मिलेगी, कल की क्लास की मिली, आज की मिलेगी, ठीक है? और अगर सीरियस होते तो आप पहली क्लास से देखते, मैं वहां पर बताता हूं PDF कहां मिलेगी। चलो आ जाओ। चलिए, तो देखिए दोस्तों, स्टमक यानी पेट के अंदर क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि पाई जाती है। इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है क्या? सेल से मिलकर बनी हुई है क्या? बिल्कुल। तो क्या जठर ग्रंथियां भी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी क्या? सेल से मिलकर बनी होगी क्या? बिल्कुल। तो अगर हम लोग बात करें हमारे इस गैस्ट्रिक ग्लैंड की, तो दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए जठर ग्रंथियां मिलती कहां पर है? हमारे स्टमक यानी पेट में मिलती है। और दोस्तों इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ऐसे तो और भी अन्य प्रकार होता है, हमको जो पढ़ना है वो 3 प्रकार की कोशिकाएं के बारे में पढ़ना है, जिनसे आप लोगों की ये जठर ग्रंथि बनी हुई है। जैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी ईंटें मिलकर दीवार बनाती है ना, वैसे ही बहुत सारी सेल यानी बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती है? अंग बनाती है ना, बॉडी के अलग अलग पार्ट बनाती है। तो ये जो जठर ग्रंथियां ये भी कोशिका से मिलकर बनी होगी। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी होती है। एक कोशिका का नाम है ऑक्जेंटिक या पैरिटल, हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्व कोशिका या ऑक्जेंटिक कोशिका, ठीक है? तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए ऑक्जेंटिक सेल यानी ऑक्जेंटिक कोशिका हमारी बॉडी के किस भाग में पाई जाती है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि में पाई जाती है। दूसरी प्रकार की कोशिका है दोस्तों पेप्टिक सेल, जिसे मुख्य कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, जिसे चीफ सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? और तीसरी प्रकार की कोशिका कौन सी होती है? वो होती है म्यूकस सेल यानी म्यूकस कोशिका। तो 3 प्रकार की कोशिका आप लोगों को मिलेगी। आई बात समझ में? चलिए, तो इन तीनों प्रकार की कोशिका के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, अगर यह ग्रंथि है तो क्या इनसे कोई पदार्थ निकलेगा क्या? बोलो हां या ना, कोई पदार्थ निकलेगा क्या? बिल्कुल। तो कुछ पदार्थ होगा जो इस वाली कोशिका से निकलेगा, कुछ पदार्थ होगा जो इस वाली कोशिका से निकलेगा, कुछ पदार्थ होगा इस कोशिका से निकलेगा। आ गई बात समझ में? जी सर, बात समझ में आ गई। तो चलिए, मैंने आपको बताया 3 प्रकार की कोशिका होती है। एक ऑक्जेंटिक सेल, जिसे पैरिटल सेल के नाम से भी जानते हैं। एक होता है आपका पेप्टिक सेल, जिसे चीफ सेल, हिंदी में मुख्य कोशिका के नाम से भी जानते हैं। और एक मैंने आप लोगों को बताया म्यूकस सेल यानी म्यूकस कोशिका। बात आती है सर इन वाली कोशिकाओं से क्या निकलता है? इन वाली से क्या निकलता है? पहले बात करते हैं इसकी। दोस्तों इन वाली कोशिका से क्या निकलता है? एक एंजाइम निकलता है। एंजाइम क्या करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं। तो यार इससे सर कौन सा एंजाइम निकल रहा है, ये किसका पाचन करेगा? आइए समझते हैं। तो दोस्तों इससे क्या निकलता है? एक एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? पेप्सिनोजन। लेकिन दोस्तों ये वाला जो एंजाइम होता है काफी इनएक्टिव होता है, आप लोगों का सक्रिय नहीं होता। तो सर ये सक्रिय कैसे होगा, ये एक्टिव कैसे होगा, ये काम कब शुरू करेगा? अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो इस कोशिका से क्या बनता है? एंजाइम बनता है। उस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन एंजाइम। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इन वाली कोशिकाओं से क्या बनता है? इन वाली कोशिकाओं से बनता है एक अम्ल, एक एसिड, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। तो अगर मैं पूछूं कि यार इन वाली कोशिकाओं से क्या बनता है, दोस्तों इन वाली कोशिकाओं से बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब दोस्तों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? इसके 2 काम होते हैं। अगर हमारे जब भोजन आता है ना पेट में, तो अगर उस भोजन में कोई सूक्ष्म जीव है जो हम लोगों को बीमार कर सकते हैं, तो उन सूक्ष्म जीव को क्या करता है? ये खत्म करता है। तो इसका पहला काम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म जीव को खत्म करना। सूक्ष्म जीव को खत्म करना जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, पहली बात।
दूसरी बात क्या होती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये वाला एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव होता है, सक्रिय नहीं होता। तो इसको सक्रिय करने का काम कौन करता है, ये वाला आप लोगों का अम्ल करता है। तो दूसरा काम क्या है, एंजाइम को सक्रिय करना। आ गई बात समझ में? चलिए ठीक है। अब दोस्तों सक्रिय कैसे करता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पेप्सिनोजन हार्मोन जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये सक्रिय नहीं होता, ये अक्रिय होता है। लेकिन जैसे ही ये HCl के कांटेक्ट में आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो ये आप लोगों का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेप्सिन एंजाइम में। और ये पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, सक्रिय होता है। तो क्या यह डाइजेशन कर सकता है, क्या ये पाचन कर सकता है, क्या बताइए? हाँ सर, ये पाचन कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये पाचन करता किसका है। देखो दोस्तों, हम जो भी भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। ओ सॉरी, अरे रिमोट गिर गया, सॉरी 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 सॉरी। आगे बात समझ में? तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। तो अब ये जो भोजन नीचे आएगा, तो इस भोजन में जो प्रोटीन है वो भी नीचे आएगा, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे। अब फूड में जो प्रोटीन था वो हमारे स्टमक यानी पेट में पहुंच गया। हमारे पेट में एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। ये क्या करेगा दोस्तों, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो गलती से मुंह मत बोल देना प्रोटीन का पाचन, यहां पर कुछ भी नहीं हुआ प्रोटीन के साथ में। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है दोस्तों हमारे स्टमक यानी पेट से। अब सर कैसा होता है? अच्छा, आपको मैंने कल बताया था जब प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, अमीनो एसिड। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पर क्या प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, ये पूर्णतया पाचन नहीं कर पाता, थोड़ा सा ही पाचन करेगा इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। अगर अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता तो हम लोग बोल देते पूर्ण पाचन हो गया। तो ये क्या करेगा, ये जो प्रोटीन है इसको ये पेप्सिन एंजाइम क्या कर देगा, एक पेप्टाइड नाम के पदार्थ में तोड़ देगा। इस पेप्टाइड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, पेप्टोन के नाम से भी जानते हैं। आ गई बात समझ में? तो क्या मैं बोलूं क्या प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो गया? नहीं, अगर पूर्ण पाचन होता तो हमको अमीनो एसिड मिलते, तो आप लोग क्या बोलोगे, आंशिक पाचन हो गया। आ गई बात समझ में? कोई परेशानी है क्या? नहीं है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो एसिड यहां पर मिला था, ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत प्रबल अम्ल होता है। अगर हमारी त्वचा पे गिर जाए ना तो हमारी त्वचा को जला सकता है ये। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमारा जो पेट है इसके अंदर सर ये खतरनाक एसिड है, तो सर अगर हमारे पेट के कांटेक्ट में आएगा तो हमारे पेट में भी जलन पैदा करेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने आपको बताया हमारे जो पेट के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है उनमें एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है म्यूकस सेल। म्यूकस कोशिका है दोस्तों, ये एक पदार्थ बनाती है, उस पदार्थ का नाम क्या है, म्यूकस है, श्लेष्मा है। और दोस्तों ये जो पदार्थ होता है ना श्लेष्मा, वो क्या होता है, हमारे पेट की आंतरिक दीवार पे जाके क्या हो जाता है, चिपक जाता है, एक दीवार बन जाती है श्लेष्मा की, एक परत बन जाती है। अब इस परत से HCl आपके पेट पर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। आ गई बात समझ में? तो अगर हम लोग बात करें कि ये कोशिकाएं क्या करती है दोस्तों, एक पदार्थ बनाती है जिसका नाम है दोस्तों म्यूकस यानी श्लेष्मा। तो ये श्लेष्मा का स्राव करती है यानी श्लेष्मा निकालती है। और ये जो श्लेष्मा है यही क्या करता है, HCl के प्रभाव से स्टमक को बचाता है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। दोस्तों देखो, कुछ पदार्थ इन कोशिका से बन रहा है, कुछ पदार्थ इन कोशिका से बन रहा है, कुछ पदार्थ इस कोशिका से बन रहा है। तो ये सारे पदार्थ मिलके दोस्तों क्या कहलाते हैं, जठर रस कहलाता है, गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। तो हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथि है, क्या मैं बोल सकता हूं क्या इसने क्या बनाया है, एक जूस बनाया है, एक रस बनाया है। उस जूस का नाम क्या है, गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस। अगर आप लोगों से पूछा जाए उस जठर रस में कौन सा एसिड पाया जाता है तो आप लोग बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि उस जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आप लोग बोलोगे पेप्सिनोजन, जो कि फिर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए जठर रस में क्या म्यूकस यानी श्लेष्मा पाया जाता है क्या, आप लोग बोलोगे बिल्कुल सर पाया जाता है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताओ
पाचन की प्रक्रिया में अपनी क्रिया के लिए किस एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि अगर ये एसिड नहीं हुआ तो वो एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पेप्सिन एंजाइम ये एक्टिवेट कब हुआ? HCl के कारण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड हमारा पेट पैदा करता है, हमारा आमाशय बनाता है? ठीक है, जो पाचन में मदद करता है। तो हमारे पेट में कौन सा एसिड बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। चलिए दोस्तों आगे चले। हम बात कर रहे थे दोस्तों जठर रस की। तो जठर रस आप लोगों का क्या है? हमारे स्टमक के अंदर जो जठर ग्रंथि है ना, वो कुछ रस बनाती है जिसको बोलते हैं जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस जठर रस में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, एंजाइम्स होते हैं, एसिड होते हैं, श्लेष्मा होते हैं। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, हर पदार्थ का एक पीएच मान होता है। पीएच मान से पता पड़ता है वो अम्लीय या क्षारीय। तो इसका पीएच मान कितना है? एग्जैक्ट ध्यान रखिए दोस्तों 1.2 एनसीईआरटी में आप लोगों का दिया हुआ है। इस बार के टेक्नीशियन 2024 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पेट की आंतरिक दीवार पे ये जो म्यूकस यानी श्लेष्मा जो चिपका हुआ है ना, कई बार क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, अगर वो हमारी बॉडी में आ जाए ना तो श्लेष्मा को खाना शुरू कर देते हैं, म्यूकस को खाना शुरू कर देते हैं, या मैं बोलूं कि ये अंदर की जो परत है ना इसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अगर कुछ परत डैमेज हो गई तो क्या HCl पेट के कांटेक्ट में आ जाएगा? क्या ये खतरनाक एसिड? और क्या हमारे पेट में घाव हो जाएंगे क्या? दोस्तों इसी समस्या को बोलते हैं अल्सर यानी घाव। तो दोस्तों पेट में ये घाव क्यों होता है? अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर यह अम्ल हमारे पेट के संपर्क में आ जाए। तो संपर्क में कैसे आएगा, इसके पीछे कारण क्या है? तो जो हमारे प्रोटेक्शन दे रही थी श्लेष्मा यानी म्यूकस, अगर दोस्तों कहीं से वो हट जाए तो वह आपका HCl वहां पर पेट के कांटेक्ट में आ जाएगा। और दोस्तों इसके लिए सबसे ज्यादा दो मुख्य कारण होते हैं, इसके अल्सर के दो मुख्य कारण होते हैं। क्या मुझे बता सकते हो क्या? देखो, एक कारण तो है दोस्तों एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु जिसका नाम है H. पायलोरी। सर पूरा नाम बताओ। हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि अंदर आके आपकी जो म्यूकस है, श्लेष्मा है, उसकी परत को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों दूसरा कारण क्या है? अगर कोई बहुत ज्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करता है, आप में से कोई करता है क्या कि भाई साहब थोड़ा सा दर्द हुआ, लो भाई साहब पेन किलर ले लिया, थोड़ा सा दर्द हुआ पेन किलर ले लिया। तो अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन किलर का इस्तेमाल करता है, उस केस में भी अंदर की जो श्लेष्मा की परत है ना वो क्या होती है? खराब होती है। तो अगर वो खराब होगी तो HCl कांटेक्ट में आएगा और वहां पर क्या होगा? घाव होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताओ। पेट की अंदरूनी परत को एसिड की क्रिया से कौन बचाता है? कौन बचाता है? तो ये एक पदार्थ है जिसका नाम है म्यूकस यानी श्लेष्मा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन। हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो पेट में बनता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बात है यार। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। हमारे पेट में बनने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, उसका पाचन कराता है, उसको थोड़ा सरल रूप में तोड़ता है? तो पेप्सिन। और मुझे बताएंगे कि जो प्रोटीन होता है ये इसको किस में तोड़ देता है ये वाला एंजाइम? तो सर प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है, या आप लोग बोलेंगे पेप्टोन में तोड़ देता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये तो कल हमने कर लिया था कि यार ये हमारे लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलेज। तो ये वो क्या कर रहा था? वो किसके पाचन में मदद कर रहा था? स्टार्च के पाचन में। क्लियर है क्या? चलो देखते हैं याद है या नहीं है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा था? माल्टोज में। भूल गए? देखो रिवाइज नहीं करते हो आप लोग। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पेट की बात भी हो गई,
अब पेट के बाद में जो भोजन जाता है वो दोस्तों कहां पर जाता है, कहां पर जाता है सर? वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है। तो पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि यहां पर होता क्या क्या है। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। अब देखो यहां पर अंदर देखोगे ना, ये से बिल्कुल मुड़ी हुई होती है, ऐसे कुंडलित होती है, कुंडलित होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर इसके इस किनारे से इस किनारे को यहां से पकड़ के यहां पर बिल्कुल सीधा कर दे तो इसकी लंबाई कितनी होगी, क्या आप लोग बता सकते हो क्या? अगर मैं आपको बोलूं कि इसका दोस्तों इस वाले भाग से और इसका जो लास्ट पार्ट अगर इसको बिल्कुल खोल दे तो इसकी लंबाई कितनी होगी, बता सकते हो? बताओ कमेंट करके। चलिए तो अगर बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। देखिए दोस्तों अलग अलग जगह आप लोगों को अलग अलग डाटा मिलेगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है 7.5 मीटर। सर कहां पर लिखा हुआ है? क्लास 7 की एनसीईआरटी है, उसका एक चैप्टर है जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो वहां पर आपको ये डाटा मिल जाएगा कि छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर। हम लोगों को बिल्कुल एनसीईआरटी को ही क्या करना है, फॉलो करना है। बात करते हैं कि दोस्तों ये जो छोटी आंत थी ना, ये जो आपकी छोटी आंत है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर दोस्तों इसकी चौड़ाई देखोगे या मैं बोलूं इसका डायमीटर देखोगे, इसका व्यास देखोगे, तो इसका व्यास कितना होता है, कितना होता है? 1 इंची होता है। 1 इंच बोल दो, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो क्या बोलोगे? 2.54 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? चलिए अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे जो हमारी छोटी आंत है ना, इसके 3 भाग होते हैं। एक तो सबसे ऊपर वाला भाग जो कि आपके पेट से कनेक्टेड होता है, एक ये बीच वाला पार्ट और ये सबसे आखिरी वाला पार्ट। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट का जो नाम होता है वो होता है दोस्तों ड्यूडिनम। क्या होता है? ड्यूडिनम। और इसके बीच वाला जो पार्ट होता है इसका नाम होता है जीजूनम। और इससे जो सबसे आखिरी वाला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है इलियम। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए बताइए निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है, तो बता सकते हो। आपको पता होना चाहिए इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जीजूनम और इलियम। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि भाई साहब छोटी आंत का कौन सा भाग पेट से कनेक्टेड होता है, तो ये सबसे ऊपर वाला ड्यूडिनम। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत से कनेक्टेड होता है, तो दोस्तों यहां पर देखो, यहां से फिर बड़ी आंत शुरू हो जाएगी, जो नीले कलर के पेन से मैं बना रहा हूं। तो छोटी आंत का जो सबसे आखिरी वाला पार्ट है जिसे बोलते हैं इलियम, ये ही आपका बड़ी आंत से कनेक्टेड होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को जस्ट ये बताया कि छोटी आंत की लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसके कितने भाग होते हैं। अब हम लोग पहले बात करेंगे दोस्तों किसकी? लीवर की, यानी यकृत की, जो कि आपका यहां पर होता है, इस जगह होता है लीवर। दोस्तों लीवर से एक पदार्थ बनता है, एक रस बनता है, एक जूस बनता है। तो क्या मैं इसको एक ग्लैंड बोल दूं क्या, ग्रंथि बोल दूं क्या? हां सर। और दोस्तों ये जो पदार्थ है ना, वो एक नली के माध्यम से कहां पर आ जाता है? छोटी आंत में आ जाता है। तो जब भोजन ऊपर से नीचे आ रहा है तो छोटी आंत में भी जाएगा। तो जब छोटी आंत में ये फूड यानी भोजन पहुंचता है, तो जब इस पे ये रस आता है, ये लिक्विड आता है, तो यह इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, यानी भोजन के पाचन में मदद करता है। आप लोग ये बोल सकते हो। तो क्या इस अंग के बारे में भी हमको पढ़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल। तो आइए दोस्तों पहले हम लोग पढ़ते हैं हमारे लीवर यानी यकृत के बारे में। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि लीवर हमारे लेफ्ट में होता है, बाई ओर होता है, या राइट साइड होता है? अब अगर आप देख रहे हो तो आप बोलोगे कि गुरुजी मुझे तो ये लेफ्ट में नजर आ रहा है। नहीं, आप इसको ऐसे नहीं देखेंगे, आप खुद के अनुसार देखेंगे, आपका लेफ्ट या आपका राइट। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो लीवर है हमारा एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होके थोड़ा सा राइट साइड होता है, राइट साइड होता है ना। कहां पर होता है? राइट साइड होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाओ, तो लीवर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लीवर की स्टडी करने वाले हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए लीवर की स्टडी को, यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो यकृत के अध्ययन को बोलते हैं हेपेटोलॉजी। अब दोस्तों लीवर जो है इससे एक पदार्थ बन रहा है, तो क्या मैं इसको ग्लैंड बोल दूं क्या, ग्रंथि बोल दूं क्या? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, ग्लैंड यानी ग्रंथि आप लोग बोल सकते हैं। अब दोस्तों ये जो ग्रंथि से बनने वाले पदार्थ होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर किसी ग्रंथि से कोई रस बन रहा है, कोई जूस बन रहा है, या मैं बोलूं कोई एंजाइम बन रहा है, एंजाइम, तो ऐसी वाली ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं
बाह्य श्रावी ग्रंथि, बाह्य श्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर किसी ग्रंथि से कोई हार्मोन बन रहा है, सर आप लोग बोलोगे हार्मोन क्या होता है? दोस्तों हार्मोन एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। कोई हार्मोन आपकी ग्रोथ करवाता है, कोई हार्मोन की वजह से आपके दाढ़ी मूछें आती है, कोई हार्मोन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। तो ये हार्मोन भी तो किसी ना किसी अंग से निकल रहे होंगे, और जिस अंग से कोई पदार्थ निकलता है उसको ग्लैंड यानी ग्रंथि बोलते हैं। तो अगर किसी ग्रंथि से हार्मोन निकल रहा है तो ऐसी ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी। अब दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, पूछिए सर, किस लीवर से निकलता है एक जूस, एक रस जिसका नाम है पित्त रस या बाइल जूस? तो मुझे बताओ ये एक्सोक्राइन हुई या एंडोक्राइन हुई, या बाह्यस्रावी हुई या अंतःस्रावी हुई? बताओ। तो आप लोग बोलोगे एक्सोक्राइन यानी बाह्यस्रावी हुई। चलिए आ जाओ। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये हमारा जो लीवर एक अंग है, अरे अंग ऑर्गन ही तो है, वो तो इससे कुछ पदार्थ बन रहा है इसलिए हमने इसको ग्लैंड भी बोल दिया। तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं, अगर पूछा जाए उसमें सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, आंसर बताओ। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग पूछे तो क्या बोलोगे आप? लीवर मत बोल देना। सबसे बड़ा अंग होता है हमारा स्किन यानी त्वचा। देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, कितना ज्यादा एरिया है उसका, कितना ज्यादा क्षेत्रफल है। तो सबसे बड़ा अंग हो जाएगा आपका स्किन यानी त्वचा। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो वो होगा आपका लीवर यानी यकृत। अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, तब आपका आंसर स्किन यानी त्वचा नहीं होगा, क्योंकि स्किन तो बाहर होती है, ये तो एक बाह्य अंग, एक एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो अगर सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? जी सर बात समझ में आ गई। चलिए आ जाओ। तो ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, जो लीवर होता है ना, लीवर यानी यकृत, वो हमारे शरीर के जितने भी आंतरिक अंग है उसमें क्या है, सबसे बड़ा भी है और भारी भी है। मतलब इसका वजन की बात करें 1.5 से 1.7 किलो होता है। क्लियर है क्या? तो आंतरिक अंगों में ये सबसे बड़ा अंग है। अगर बाह्य अंग की बात करी जाए, एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करी जाए, तो उसमें स्किन यानी त्वचा सबसे बड़ा क्या होता है, अंग होता है। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, जिस ऑर्गन से कुछ पदार्थ निकलता है उसको ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। तो इसको मैं ग्रंथि बोल दूं क्या, क्योंकि इससे एक पदार्थ बन रहा है, ठीक है। और अगर बनने वाला पदार्थ रस है, एक जूस है, तो उस ग्लैंड को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो क्या ये एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है क्या? तो आप लोग बोलोगे दोस्तों लीवर क्या है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। हमारे बॉडी में और भी ग्रंथियां पाई जाती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, उनमें सबसे बड़ी कौन सी है? यही है। तो लीवर जो है ना वो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, सबसे भारी, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। क्लियर है? चले आगे आ जाओ। तो बात करते हैं बाइल जूस की यानी पित्त रस की। सॉरी, पित्त रस कहां से आ गया? अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारे लीवर से एक जूस बनता है, एक रस बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाइल जूस यानी पित्त रस। चलिए सर इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। दोस्तों एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो इधर देखो, फोटो, हाँ देखो दोस्तों ये रहा, प्लीज सारा ध्यान आप लोग इधर रखना। देखो ये रहा आपका लीवर, यकृत, देखो ये रहा, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, लीवर यानी यकृत। लीवर से एक जूस बनता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस यानी पित्त रस, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे बाइल जूस बनता कहां पर है तो आपका आंसर आएगा लीवर। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका संग्रहण कहां पर होता है, इसका स्टोरेज कहां पर होता है, तो दोस्तों इसी के नीचे एक छोटा सा थैलीनुमा आकृति में एक अंग होता है जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। तो बाइल जूस जो बन गया, अभी मान लो कहीं पर काम नहीं आ रहा, तो वो आपका यहां पर जाके क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पित्त रस बनता कहां पर है, तो ये यकृत द्वारा उत्पादित होता है, लीवर के द्वारा बनता है। अगर पूछा जाए संग्रहित कहां पर होता है, जमा कहां पर होता है, स्टोर कहां पर होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है, जिसे हम लोग हिंदी में पित्ताशय भी बोलते हैं। पित्ताशय, 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 बोलो हाँ या ना, बोलो। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बाइल जूस है, पित्त रस है, वो काम क्या करेगा, वो मैं सब आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। दोस्तों ये हमारी जो आप देख पा रहे हो ना, ये हमारी क्या है, छोटी आंत है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, लीवर से भी कुछ नली निकल रही है जो कि छोटी आंत तक आ रही है,
और इस गॉल ब्लैडर पित्ताशय से भी कुछ नली निकल रही है जो कि हमारी छोटी आंत तक आ रही है। कहने का मतलब यह है कि जो लीवर है, यकृत है, इनसे जो इनमें जो बाइल जूस बना या गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है वो बेसिकली आपको कहां तक आता है? छोटी आंत तक आता है। बोलो हां या ना। अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर आके करता क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों आपने जो भोजन लिया उसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, प्रोटीन भी था, फैट भी था। बोलो हां या ना। बिल्कुल। तो सर जब भोजन नीचे आएगा तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वो भी नीचे आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, 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 आएगा। यहां पर वह पहुंच चुका भोजन। अब दोस्तों इस भोजन में जो फैट होता है, वसा होता है ना, उसकी क्या होती है? बड़ी बड़ी गोलियां होती है। मान लो ये, जिनका पाचन करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये जो पित्त रस आता है ना, पित्त रस जो आता है, इसमें कुछ सॉल्ट यानी कुछ लवण पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? इन वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है ना, इन पे जाके चिपक जाते हैं और इसको क्या कर देते हैं? थोड़ी छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पायसीकरण। किसका हो गया? कौन छोटे पार्ट में टूट गया? वसा। तो इसको बोलते हैं वसा का पायसीकरण। सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको बोलेंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो यह इस बार टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दोस्तों छोटी आंत में वसा के पायसीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? बाइल जूस, पित्त रस। ये जो पित्त रस जब नीचे आता है ना, तो इस पित्त रस में कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ लवण होते हैं जो कि इस वसा का क्या कराते हैं? पायसीकरण कराते हैं। आगे बात समझ में? बोलो यस और नो। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा पित्त रस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि किसको बोलते हैं? ऐसे ऑर्गन, ऐसे अंग जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलते हैं। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन है, वो तो है ही नहीं कुछ। दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? लीवर है, यकृत है। क्या इससे कोई पदार्थ निकलता है क्या? हाँ। तो ये ग्लैंड भी हुई क्या? हाँ। तो लीवर आंसर डाल दो ना, क्या दिक्कत है? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव होता है? मैंने अभी भी आपको बताया लीवर से जो बाइल जूस आता है, जो पित्त रस आते हैं, उसमें कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ लवण होते हैं। ये लवण क्या कर देते हैं? बड़ी वसा की गोलियों को, फैट के जो बड़े बड़े आप लोगों की बॉल्स होती है ना, ऐसे मतलब बड़ी बड़ी ऐसे गोलियां टाइप की जो होती है, उनको थोड़ा छोटे छोटे में आपका कन्वर्ट कर देता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण। चलिए सर आगे थोड़ी सी बात समझ में। ठीक है सर, इस बाइल जूस यानी पित्त रस के बारे में सर और भी चीजें बताएंगे, बिल्कुल और भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ऐसे लीवर। दोस्तों अगर आप बोलोगे ना मैं लीवर के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ा सकता हूं, मतलब एक दिन पूरा मैं लीवर पे लगा सकता हूं, लेकिन हम लोगों को वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन क्यों नहीं होता? मैं अपना ज्ञान दर्शाने के लिए दोस्तों मतलब हजारों चीजें, हेपेटिक डेट, सिस्टिक डेट, मतलब कुछ भी बता सकता हूं मैं। लेकिन अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों रेलवे में पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड आता है। हमारी जो भी चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हम लोग वो पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण ये है कि छोड़ना क्या है। क्योंकि जैसे अगर आप लोग गूगल पे भी डालोगे ना डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र गूगल पे, तो इसके ऐसे ऐसे नोट्स आ जाएंगे इतने बड़े बड़े, लेकिन दोस्तों वो हमारे काम के नहीं है। हम तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, बोलो हाँ या ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग उसी का सिलेबस ध्यान में रखो, उसी का पैटर्न ध्यान में रखो, बहुत आसानी से सिलेक्शन होगा। आगे बात समझ में। ये एक लड़का है अविराज करके, सर मैथ्स और जीके की पीडीएफ, सर मैथ्स और जीके की पीडीएफ, सर मैथ्स और जीके की पीडीएफ, सर मैथ्स और जीके की सर मैथ्स और जीके की पीडीएफ, सर मैथ्स और जीके, मतलब 25 मिनट से देख रहा हूं मैं, मैथ्स और जीके की पीडीएफ मांग रही है। अरे मिल जाएगी। अभी आपने इस 20 मिनट में आपने जो हमने पढ़ा वो सब खराब कर दिया। पीडीएफ ये मन करता कोई बच्चा सामने पीडीएफ से गोल करके ले पीडीएफ। तो भाई साहब इतना क्या चक्कर पड़ते हो, इधर समझो ना, मिल जाएगी पीडीएफ का, क्या करोगे? आ जाओ। चलिए हाँ,
तो सर जो लीवर से जो बाइल जूस बन रहा है, पित्त रस बन रहा है, एक दिन में कितना बनता है सर? 1 लीटर, 2 लीटर, 50 लीटर, 20 ml, 30 ml। तो दोस्तों प्रतिदिन अगर हम लोग इसकी मात्रा की बात करी जाए तो कितना बनता है? 600 से 700 ml बनता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सर हर पदार्थ का एक पीएच मान होता है, तो इसका भी एक पीएच मान होगा। बिल्कुल दोस्तों, इसका पीएच मान होता है 7.9 से 8.5। 7 से ज्यादा है तो आप लोग बोलोगे सर ये हल्का सा क्षारीय प्रकृति का है, बेसिक नेचर का है। बहुत बढ़िया। चलिए तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोगों से पूछा जाए सर इसका रंग क्या होता है, कलर क्या होता है, तो इसका कलर होता है पीला हरा, येलोइश ग्रीन। एग्जैक्ट येलो कलर का नहीं होता, बिल्कुल ग्रीन कलर का भी नहीं होता, दोनों का मिक्सचर होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे पदार्थ जिनकी वजह से रंग मिलता है, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं पिगमेंट यानी वर्णक। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं पौधों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो उसमें एक पदार्थ पाया जाता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से उसका हरा रंग होता है। तो मैं बोलूं कि प्लांट में कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, तो आप लोग बोल दोगे क्लोरोफिल। वैसे ही टमाटर का जो लाल रंग होता है वो उसमें पाए जाने वाले एक पिगमेंट की वजह से होता है, उस पिगमेंट का नाम है लाइकोपीन। वैसे ही अगर इसका कुछ कलर है तो जरूर इसमें भी कुछ पिगमेंट यानी वर्णक पाए जाते होंगे जिसकी वजह से कलर मिला है। तो इसका कलर क्या है? येलोइश ग्रीन, पीला हरा। तो दोस्तों जो येलो कलर होता है वो इसमें पाए जाने वाले एक वर्णक की वजह से होता है, एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। और इसमें जो आपका एक पिगमेंट और पाया जाता है जिसका नाम है बिलीवर्डिन, और इसकी वजह से आप लोगों इसके बाइल जूस का रंग क्या होता है? हरा होता है। आगे बात समझ में? दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो मल होता है उसका कलर येलो क्यों होता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भोजन आप लोगों का नीचे आया, क्या इस भोजन में बाइल जूस यानी पित्त रस मिलेगा क्या, जिसका कलर येलोइश ग्रीन है, पीले हरे कलर का, ज्यादा थोड़ा पीला होता है। तो भोजन में आपका वो पीले कलर का ये पदार्थ एक मिल गया। अब जो भोजन पचेगा नहीं वही तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत से बाहर निकलेगा, वही तो आपका मल है। तो वो मल पीला होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर वो होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर बात करें इस जूस की, इस रस में, आप बोलोगे सर ये पाचन में मदद कर रहा है तो इसमें कोई एंजाइम भी पाया जाता है कि नहीं? दोस्तों इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसमें बस क्या पाया जाता है? सॉल्ट, कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं, कुछ लवण पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देते हैं। आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ। तो हमने किसकी बात करी? यहां पर लीवर की बात करी, यकृत की बात करी। लीवर से निकलने वाला रस कहां पर जा रहा है? छोटी आंत में जा रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, हमारे यहां पर भी एक अंग होता है, इस अंग का नाम है पैनक्रियास यानी अग्नाशय। दोस्तों इस अंग से भी क्या बनता है? एक जूस बनता है, एक रस बनता है, एक पदार्थ बनता है। तो क्या मैं इसको भी ग्लैंड बोल दूं क्या? इसको भी ग्रंथि बोल दूं क्या? बिल्कुल सर बोल दो। और दोस्तों इससे बनने वाला रस क्या होता है? वो भी एक नली के माध्यम से कहां पर आता है? छोटी आंत में आता है और भोजन के पाचन में मदद करता है। तो हमको क्या इस अंग के बारे में भी पढ़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल सर, इस अंग के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, अच्छा ये जो पैनक्रियास यानी ये जो अग्नाशय है, इससे एक जूस यानी एक रस बन रहा है। तो इसको कौन सी ग्लैंड बोलूं? बाह्य श्राव्य बोलूं या अंतःश्राव्य बोलूं? एक्सोक्राइन बोलूं या एंडोक्राइन? सर इसको बाह्य श्राव्य बोलूं, बाह्य श्राव्य बोलूं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे कुछ हार्मोन भी बनते हैं। तो अगर हार्मोन बनते हैं तो मैं इसको क्या एंडोक्राइन बोलूं, अंतःश्रावी बोलूं या बाह्यश्रावी? सर आपने बताया जिन ग्रंथि से हार्मोन बनते हैं उसको अंतःश्रावी बोलते हैं, अंतःश्रावी बोलते हैं, एंडोक्राइन बोलते हैं। तो सर इसको एंडोक्राइन बोलूं तो लड़ाई हो गई। कोई बोलेंगे बाह्यश्रावी, कोई बोलेंगे अंतःश्रावी। तो दोस्तों ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ऐसी ग्रंथि जिनसे कोई जूस रस भी बनता है, हार्मोन भी बनता है, यानी वो बाह्यश्रावी अंतःश्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। ऐसी ग्लैंड को बोलते हैं मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। चलो आ जाओ, अब पैनक्रियास के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। ये देखो बड़ा करके दिखाऊं तो ये आपका ये है पैनक्रियास। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या है? ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्यश्रावी ग्रंथि भी है, और यह एक एंडोक्राइन यानी अंतःश्रावी ग्रंथि भी है। सर बाह्यश्रावी ग्रंथि इसको क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों इससे क्या निकल रहा है? एक जूस निकल रहा है, एक रस निकल रहा है, और इस जूस में कुछ एंजाइम्स भी है। और दोस्तों ये जो एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे? भोजन के पाचन में मदद करेंगे। ठीक है
सर इसको एंडोक्राइन अंतःस्रावी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे कुछ हार्मोन बन रहे हैं। सर हार्मोन क्या होते हैं? हमारी बॉडी में बनने वाले केमिकल जिनका अलग अलग कार्य होता है। तो सर इन हार्मोन का क्या कार्य होगा? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होगा, जब इसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा, तो हमको क्या सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलेगी? क्या सरल कार्बोहाइड्रेट मिलेगी? क्या बोलो हाँ या ना? दोस्तों सरल कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर यानी शर्करा के नाम से भी जानते हैं, या आप लोग बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग शुगर यानी शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो जब हमारा पाचन हो जाता है भोजन का, कार्बोहाइड्रेट का, तो हमारे ब्लड में जाएगा। तो ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो सरल कार्बोहाइड्रेट है, जो ये शुगर है, जो शर्करा है, इसकी मात्रा कम नहीं हो जाए, ज़्यादा नहीं हो जाए, इसको बैलेंस करने का काम क्या होता, कौन करता है? इस पैनक्रियास से निकलने वाले हार्मोन। तो अगर पूछा जाए हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड शुगर यानी ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, ब्लड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कंट्रोल करता है। कम तो नहीं हो रहा, ज़्यादा तो नहीं हो रहा। दोस्तों क्या हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना चाहिए क्या? नहीं। हमारा चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो अभी हम लोग केवल पाचन से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। ये हार्मोन वाली जो चीजें आएगी वो एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आ जाओ। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों इस अंग के बारे में। कुछ और बात बताइए दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर, इसकी आकृति आपको कैसी दिख रही है? सर जी एक मोटिवेशनल डायलॉग बोल दो सभी के लिए। एक लड़का है जिसका नाम है मुन्ना जी बोल रहे हैं कि सर एक मोटिवेशनल बोल दो, लाइन बोल दो, एक प्रेरक पंक्तियां बोल दो जिससे सर मैं प्रेरित हो जाऊं, मैं मोटिवेट हो जाऊं और सर मैं पढ़ना शुरू कर दूं। नहीं बोलूंगा, मत पढ़ो, मेरा कोई फायदा है क्या? तुम पढ़ लोगे तो प्रेरित होना है, घर की कंडीशन जाके देख लो, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या है? पापा जी अभी कैसी मेहनत कर रहे हैं, मम्मी जी कैसी कर रही हैं, अगर उससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई दुनिया आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। मतलब ये ठेकेदारी है मेरी इधर, सर मोटिवेट करो मुझे। मेरी एक जिम्मेदारी है आपको बेहतर चीज देने की, कंटेंट देने की, पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। अब यार मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और दोस्तों मोटिवेशन शुड नॉट बी आउटसाइड इन, इट शुड बी इनसाइड आउट। मोटिवेशन के लिए बाहरी स्रोत पर आप लोग ज्यादा निर्भर नहीं रहे। कोई वीडियो देखेंगे, कोई लाइन सुनेंगे, भैया करंट आ जाएगा। बचपन में बॉर्डर मूवी देखी थी, आर्मी में जाने का मन किया था या नहीं किया था? ईमानदारी से बताओ, पहुंच गए क्या? नहीं सर, वो टेम्पररी था, 1 दिन का, 2 दिन का। संदेशे आते हैं, वो 2 दिन का था, ये 4 दिन का था। आई बात समझ में? तो दोस्तों अनुशासित रहिए। जब आप लोग रोज क्लास लेंगे, अपना आपका सिलेबस होता जाएगा, अल्टीमेटली वही आप लोग सिलेक्शन तक पहुंचोगे। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी बेहतर है। मोटिवेशन के चक्कर में जो तुम 4 घंटे खराब करते हो और उस 4 घंटे खराब करके आधे घंटे की पढ़ाई करते हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? इससे बढ़िया ये है कि मैं रोज अनुशासित रहूं, मैं रोज पढ़ाई करूं, और जैसे जैसे पढ़ाई करते रहोगे सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, सिलेक्शन उसी से होगा। आगे बात समझ में आ जाओ। तो इसकी पत्तीनुमा आकृति होती है। दोस्तों हमारी बॉडी में ये ऑर्गन पाया जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? कि यार देखो भाई साहब, ह्यूमन बॉडी में ये अंग भी पाया जाता है। तो इसकी डिस्कवरी करी गई थी दोस्तों एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है लैंगरहैंस। क्या नाम है इनका? लैंगरहैंस। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, इस पैनक्रियास में मैंने जो बताया कुछ हार्मोन बनता है, उन हार्मोन का नाम याद रख लो, हम वो पढ़ेंगे बाद में, उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग केवल पाचन से संबंधित बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। तो दोस्तों होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझो। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो पैनक्रियास है ना, अग्नाशय, इससे एक जूस बनता है, एक रस बनता है। इस जूस को बोलते हैं अग्नाशय रस यानी पैनक्रिएटिक जूस। ये रस कहां पर पहुंच जाएगा? छोटी आंत में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस रस के बारे में हम लोग बात करते हैं, अग्नाशय रस के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है? 3 एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जो भोजन का पाचन करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? सर इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके भी बात करेंगे। अगर पूछा जाए अग्नाशय रस कितना बनता है, सर प्रतिदिन बनता है 1 लीटर। और ये जो आपका पैनक्रिएटिक जूस है, अग्नाशय रस है, ये कहां पर आ जाता है? छोटी आंत में आ जाता है। तो सर ये छोटी आंत में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम है एमाइलेज। क्या ये वाला एंजाइम कहीं और पे भी पाया जा रहा था क्या?
हमारे सलाइवा में, लार में, ठीक है। एक एंजाइम होता है लाइपेज, ठीक है, और एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। दोस्तों क्या बताने की आवश्यकता है क्या एमाइलेज क्या करता है? तो सर हमने जो भोजन लिया, अगर इस भोजन में स्टार्च है, स्टार्च आप लोग किसे बोलते हैं? सर स्टार्च एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, तो ये एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को किसमें तोड़ देता है बताओ? माल्टोज में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर स्टार्च को तो माल्टोज में तोड़ दिया था किसने? सलाइवा यानी लार में पाने वाले एंजाइम ने। तो फिर सर ये क्या करेगा? दोस्तों भोजन आप मुझे बताओ आपके मुंह में कितनी देर के लिए रहता है? निकल गए। कोई आधे घंटे 2 घंटे रहता है क्या? नहीं। तो क्या पूरा स्टार्च माल्टोज में टूट पाएगा क्या? नहीं। तो जो स्टार्च माल्टोज में माउथ में टूट गया वो ठीक है, जो नहीं हुआ वो सीधा सीधा नीचे आ जाएगा। फिर बाकी का कार्य कहां पर होगा? जब वो भोजन आपके छोटी आंत में पहुंचेगा ना, इस भोजन में जो स्टार्च होगा ना, फिर वो आपका माल्टोज में टूट जाएगा। बाकी का जो स्टार्च है किसकी वजह से? इस पैनक्रियास की वजह से, क्योंकि पैनक्रियास ने एक रस निकाला, इस रस में एक एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इस लाइपेज एंजाइम की। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, मेरी बात को ध्यान से समझो। दोस्तों भोजन में जो फैट था, वसा था, जब वो नीचे आया तो वो वसा का पाचन नहीं हो पा रहा था, उस फैट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि फैट की हमारे पास में बड़ी बड़ी बॉल्स थी, तो उसको थोड़ा छोटी बॉल्स में कन्वर्ट किसने किया? किसने किया? लीवर से निकलने वाले बाइल जूस ने, पित्त रस ने। अब ये छोटी छोटी थोड़ी बॉल बन गई, अब इसको और पूर्णतः पाचन किया जा सकता है। बाकी का काम कौन कर देगा? ये लाइपेज एंजाइम कर देगा। तो लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? लिपिड का पाचन करता है। लिपिड किसको बोलते हैं? फैट को ही बोलते हैं। फैट किसको बोलते हैं? वसा को बोलते हैं इंग्लिश में। तो लाइपेज क्या करेगा? ये लिपिड का डाइजेशन करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा। और दोस्तों जब फैट का, वसा का डाइजेशन होता है तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? फैटी एसिड मिलता है, वसीय अम्ल मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का डाइजेशन। देखिए अब आप लोग बोलोगे कि सर प्रोटीन का डाइजेशन तो हमारे पेट में हो गया था। कैसे हो गया था? आप बोलोगे सर प्रोटीन पेप्टाइड में या पेप्टोन में टूट तो गया था। दोस्तों देखो ये वाली प्रक्रिया तो हो गई थी हमारे पेट में। अब आगे क्या होगा? दोस्तों ये जो पेप्टाइड है ना, यहां पर क्या होगा? ये जो पेप्टाइड है ना वो किस में टूट जाएगा? अमीनो एसिड में टूट जाएगा। तो ये वाली प्रक्रिया दोस्तों जो होती है वो कौन से एंजाइम के द्वारा होती है? ट्रिप्सिन एंजाइम के वजह से होती है। आगे बात समझ में? दोस्तों ये जो अग्नाशय रस में 3 एंजाइम पाए जा रहे हैं, एक ये किसका डाइजेशन कर रहा है? स्टार्च का। स्टार्च का एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, ये फैट का डाइजेशन कर रहा है। तो क्या इस अग्नाशय रस को मैं क्या पूर्ण पाचक रस बोल दूं? क्या पूर्ण पाचक रस? क्योंकि इस रस से, इस जूस से कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का भी हो रहा है, फैट का भी हो रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर बाकी का करेंगे कल। चलो देखते हैं कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा श्रावित होता है। तो अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं, एक एमाइलेज नाम का, एक लाइपेज नाम का, एक ट्रिप्सिन नाम का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। कैसे करता है? देखिए दोस्तों प्रोटीन टूटता है पेप्टोन में, यह प्रक्रिया तो हो गई स्टमक में, पेट में। यहां यह क्या करता है? इस पेप्टोन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो अम्ल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम होता है जो कि अग्नाशय रस में पाया जाता है और प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है? अभी भी मैंने बताया ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहां आज तक रखते हैं, बाकी का करेंगे दोस्तों कल, और कल ये अपना पूरा हो जाएगा। दोस्तों मजा आया नहीं आया? अगर दोस्तों लाइव अगर आप लोग नहीं देखोगे, भैया देखो मैं क्लास बंद कर दूंगा। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं। अगर आप ही ईमानदार नहीं है अपनी तैयारी को लेके, फिर कोई भी ईमानदार नहीं हो सकता। मैं फिर से बता रहा हूं,
अगर आप ईमानदार नहीं हैं अपनी तैयारी के साथ में तो दोस्तों कोई और हो ही नहीं सकता। आपको ही ईमानदार होना पड़ेगा, आपको ही डेली मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता, आपको ही करना है। तो जब पता है आपको ही करना है तो फिर करो ना, क्या दिक्कत आ रही है? आपके लिए बेस्ट चीजें मैंने दे दी, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, सारी क्लास मैंने आप लोगों को लगा दी। क्लियर है? क्लास की टाइमिंग क्या है? 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे साइंस, जनरल अवेयरनेस रात्रि 9 बजे, मैथ्स रात्रि 10 बजे। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी। एक टेलीग्राम चैनल और बना दिया साइंस मैग्नेट, यहां पर विराट बैच की सारी पीडीएफ डाल देंगे। तो उस टेलीग्राम के बारे में भी मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अगर आप लोग एक बार तैयारी करना चाह रहे हो सभी एग्जाम के, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, दोस्तों जुड़ो मेरे साथ में निर्माण बैच में। 2025 में अभी और भी आप लोगों की भर्ती आएगी। एक बार तैयारी करनी है, ऐसी करो मजा आ जाए। जनरल साइंस फाउंडेशन बैच दोस्तों, यहां पर 2024 के सभी प्रश्नों का समावेश है। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में क्वेश्चन, डेली लाइव क्लास है, हर क्लास की पीडीएफ मिलती है। फिजिक्स यहां पर चल रही है, 4 चैप्टर हो चुके हैं। जैसे एक चैप्टर खत्म होता है उसका जाके आप लोगों को टेस्ट मिल जाता है। तो ये कोड यूज करना मत भूलिएगा। इंडिया 200 रुपए का आपको ऑफ मिल जाएगा, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है। ठीक है, फिर मत बोलना सर एक बार वापस दे दो, वापस दे दो। आगे बात समझ में। और शिखर बैच जो कि एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का है, पूरे 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उसके लिए भी इंडिया कोड यूज कर लीजिए, 200 रुपए आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पर जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा निर्माण बैच, और उसको जाके जब आप लोग बाय नाउ करोगे तो अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, तो लगा देना इंडिया। ठीक है, यहां पर वीओडी बैच है, पिछले साल का पूरा फ्री बैच है, और जो नया बैच है वो आप लोगों को यहां पर मिलेगा। क्लियर दोस्तों? कैसी लगी क्लास कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।